सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज बेबाक में एक बहुत बड़ी पड़ताल मैं आपके सामने लेकर आया हूं और आज का मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि किस तरह से दिन ब दिन बिखर रही है। ब्रांड मोदी, जिसके बिना पर 2014 और 2019 पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आसीन हुई थी, वो ब्रांड मोदी धीरे धीरे बिखर रहा है, धराशायी हो रहा है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक एक करके बिंदु लेकर आने वाला हूं। मुद्दा नंबर 1, खुद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अब मोदी और शाह, यहां तक कि आरएसएस की भी नहीं सुन रहे। मुद्दा नंबर 2, पेगासस जासूसी मामला और कोरोना की दूसरी लहर में जो लाखों लोग देश में मरे थे, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई। इसके अलावा चीन अब भी भारतीय हिस्से पर बैठा हुआ है, मगर मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मुद्दा नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा जिस तरह से अक्सर प्रधानमंत्री के आंसुओं के जरिए विक्टिम कार्ड खेलती थी, अब वो भी काम नहीं आ रहा है। ये सारे मुद्दे एक एक करके मैं आपके सामने लाऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि विपक्ष भी किस तरह से लामबंद हो रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों, उस मुद्दे की बात करते हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बनी हुई है। मुद्दा यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अब उनकी बात नहीं सुन रहे। आपके स्क्रीन पर यह हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा की जगह जिस शख्स ने अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, उनका नाम है बासवराज बोम्मई। अब आप कहेंगे कि ये येदियुरप्पा की हार है, क्योंकि 2 ही साल हुए थे सत्ता में सवार हुए। 2 साल पहले इन्होंने कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को साम दाम दंड भेद से हटा दिया था और 2 साल बाद ही इन्हें हटाना पड़ा। तो क्या ये येदियुरप्पा की हार है? क्योंकि येदियुरप्पा के खिलाफ पूरा आरएसएस था। येदियुरप्पा से अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी खुश नहीं थे, मगर जाते जाते भी येदियुरप्पा ने अपनी छाप छोड़ दी है। क्योंकि आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो शख्स है बासवराज बोम्मई, यह आदमी येदियुरप्पा का अपना आदमी है, नंबर 1। लिंगायत समुदाय का नेता है, नंबर 2। नंबर 3, ये 2008 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उससे पहले ये जनता दल में थे। जी हां, इनके अपने पिता एसआर बोम्मई एक सेक्युलर नेता थे, जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त आरएसएस में जबरदस्त नाराजगी है दोस्तों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि येदियुरप्पा या उनका कोई आदमी सत्ता पर आसीन हो। वो चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति सत्ता पर आसीन हो जो आरएसएस के एजेंडे को कर्नाटक के अंदर चला सके। देखिए, येदियुरप्पा में हजारों खामियां हो, मगर येदियुरप्पा सांप्रदायिक आदमी नहीं थे। हिंदू मुस्लिम की गंदी और घटिया राजनीति नहीं करते थे। येदियुरप्पा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आलाकमान से मिले तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ठीक है, मैं पद से इस्तीफा तो जरूर दे रहा हूं, मगर मेरी जगह मेरा ही आदमी बैठेगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं कर्नाटक के अंदर पार्टी को 2 फाड़ कर दूंगा। आपको याद होगा, इससे पहले भी येदियुरप्पा पार्टी को छोड़ के जा चुके थे और इसका नुकसान बीजेपी को हुआ था। येदियुरप्पा वो शख्स हैं दोस्तों जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में पांव जमाने का मौका मिला। यानी कि अमित शाह के चाहने के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने के बावजूद और आरएसएस के चाहने के बावजूद आज के शख्स में यह व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री बना हुआ है, बासवराज बोम्मई, जो ना आरएसएस का है, जो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है और जो ना अमित शाह की पसंद है। इससे पता चलता है कि एक मुख्यमंत्री जो कहने को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उसके भी सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झुकना पड़ा। तो यह हुआ प्रमाण नंबर 1। अब इस चेहरे पर गौर कीजिए। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। क्या आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के बीच इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है? जी हां,
आपके स्क्रीन पर इन दो चेहरों को देखिए, सतीश पुनिया जो कि बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष हैं और खुद वसुंधरा राजे सिंधिया। इन दोनों के बीच में इस वक्त जंग चल रही है दोस्तों, और वो प्रमाणित करने के लिए मैं आपको ये दो खबरें बताना चाहता हूं जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगी। पहली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान बीजेपी में अंतरकलह, वसुंधरा गुट लाया सतीश पुनिया की ये 22 साल पुरानी चिट्ठी। अब ये दूसरी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी वर्सेस बीजेपी, प्रदेशाध्यक्ष के दौरे पर लगा दिए वसुंधरा राजे के पोस्टर्स। ये खबर क्या है आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर पोस्टर है मिशन 2023 राजस्थान आओ साथ चलें, और इसमें कहीं पर भी सतीश पुनिया जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है राजस्थान में, जो कि वहां पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमी, उनकी फोटो कहीं नहीं है। फोटो है यहां पर एक बड़ी सी वसुंधरा राजे की फोटो। और खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राजस्थान में बीजेपी बनाम बीजेपी, सतीश पुनिया जरूर अपने समर्थकों के बीच खासा उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन अलवर में जगह जगह उनकी जगह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पोस्टर सभी का ध्यान खींच रहे थे। सवाल उठ रहे थे कि दौरा प्रदेश अध्यक्ष का है, लेकिन सभी पोस्टर से उन्हें गायब रखा गया है। अलवर में जो पोस्टर लगाए गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और अरुण सिंह की फोटो लगाई गई थी, वहीं स्थानीय नेता जितेंद्र शर्मा, ब्रजमोहन और विजय भारद्वाज को भी पोस्टर में जगह दी गई थी, लेकिन सतीश पुनिया गायब हैं। अब ये एक और खबर देखिए आज तक की, इसके अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया का जो खेमा है वो सतीश पुनिया का 22 साल पुराना एक खत लेकर आया है, और यह खत भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस खत के जरिए कहीं ना कहीं वो सतीश पुनिया को एक्सपोज कर रहे हैं और यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी और हरिशंकर भाभड़ा को पीठ में छुरा घोंपने वाला और कार्यकर्ता की छाती पर पैर रखकर टिकट कटवाने वाला बताया था। यह हो रहा है राजस्थान के अंदर। वसुंधरा राजे सिंधिया को बार बार बीजेपी आला कमान कह रहा है कि आप सतीश पुनिया के साथ तालमेल बिठाइए, मगर वसुंधरा राजे ने इन्हें ठेंगा दिखा दिया है। अगर महारानी अभी चाहें तो वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगी और राजस्थान के अंदर पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। तो दो प्रमाण मैं आपको दे चुका हूं, येदियुरप्पा और वसुंधरा राजे सिंधिया। अब आपके स्क्रीन पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना एक आदमी ए.के. शर्मा भेजा था। कहां? उत्तर प्रदेश में। क्यों? ताकि ए.के. शर्मा को या तो होम मिनिस्टर बना दिया जाए या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा ए.के. शर्मा को मंत्रालय में घुसने भी नहीं दिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। अभी भी हाल ही में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच में सिर्फ टव्वल चल रही थी। दोनों के बीच में जबरदस्त तनाव था। खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से जुड़े लोग थे, वो बार बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बता रहे थे कि आपने अपने तेवरों से गुजरात लॉबी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक जंग चल रही थी, गुजरात लॉबी बनाम उत्तर प्रदेश लॉबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े लोग बनाम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से जुड़े लोग। और यह कहां हो रहा था दोस्तों? उत्तर प्रदेश, जहां से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पिछली बार 61 से 62 सीटें मिली थीं। जी हां, वहां पर इस वक्त जबरदस्त हालात खराब हैं। यही नहीं, अगर आप मध्य प्रदेश की तरफ भी देखें तो आपके स्क्रीन पर ये दो चेहरे, नरोत्तम मिश्र जो कि गृह मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बीच में इस वक्त एक किस्म का युद्ध चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऑल इज नॉट वेल। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद उनके मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं मान रहे हैं। जो क्या बतला रहा है दोस्तों? जो यह बतला रहा है कि इस वक्त प्रधानमंत्री का समूचा संपूर्ण कंट्रोल, संपूर्ण नियंत्रण जो होता था पार्टी के ऊपर, वो पूरी तरह से नदारद है। अब मेरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं एक और मिसाल आपको देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 दिनों में असम और मिजोरम में संघर्ष हुआ। दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक यानी असम, जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं, और एक तरफ हैं जोरमथंगा साहब जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, और ये दोनों भाजपा के ही राज्य हैं। मिजोरम की पुलिस ने असम की पुलिस के 6 जवान मौत के घाट उतार दिए दोस्तों। ऐसा कभी हुआ था पहले? मगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अपने राज्यों के अंदर गैंग वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कल्पना कीजिए, इनमें से अगर एक कांग्रेस का राज होता
तो मीडिया कांग्रेस को किस तरह से घेरती, किस तरह से टारगेट करती। मगर चूंकि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, तो मीडिया में पूरी तरह से खामोशी है। और सबसे दिलचस्प बात, सिर्फ 2 ही दिन पहले अमित शाह, ये स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, अमित शाह वहां पर गए थे और अमित शाह के जाने के बावजूद यह टकराव हुआ। यानी कि अब प्रधानमंत्री के सबसे बड़े नुमाइंदे उनके अपने गृह मंत्री की बात, उनके अपने राज्य नहीं सुन रहे हैं, उनके अपने चीफ मिनिस्टर नहीं सुन रहे हैं। और मुझे भरोसा है न केवल आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट 2024 के पहले से 2024 के पहले आंदोलन और आतंकवाद के रास्ते से निकलकर विकास के रास्ते पर जुड़ जाएगा और बहुत आगे जाएगा। और ये भूल जाइए, टाइम्स नाउ की खबर देखिए। इस खबर में हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं? मैं अब असम सीमा पर 4000 कमांडो तैनात करने वाला हूं। असम की जमीन का 1 इंच भी कोई नहीं छीन पाएगा। 4000 कमांडो? असम की जमीन का 1 इंच भी कोई नहीं छीन पाएगा? अरे भाई, मिजोरम हमारा ही राज्य है, हमारा ही देश का हिस्सा है, वो कोई चीन नहीं है। आप भाषा देख रहे हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी है जैसे उनकी लड़ाई किसी पड़ोसी देश के साथ चल रही है, और 4000 कमांडो आपने तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, इस तरह की रणनीति से बेशक आपको असम के अंदर कुछ वोट मिल जाएंगे, मगर देश के संघीय ढांचे को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देश के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही है। असम और मिजोरम के अंदर टकराव पैदा किया जा रहा है, जो कि 2 हमारे अपने राज्य हैं, और यह बीजेपी कर रही है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? बताइए, कौन बात कर रहा है कि मैं 4000 कमांडो तैनात कर दिया जाऊंगा? वो कमांडो क्या करेंगे? वो कमांडो महात्मा गांधी की भाषा तो बात नहीं करेंगे, वो कमांडो तो टकराव ही करेंगे ना। और 6 असम पुलिस के जो हमारे जवान मारे गए, वो किसके निशाने पर थे? मिजोरम पुलिस के, वो भी भाजपा का ही राज्य। यानी कि भाजपा के अपने मुख्यमंत्री, उनसे जुड़े दल के अपने मुख्यमंत्री आज की तारीख में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुन रहे हैं, ना गृह मंत्री अमित शाह की सुन रहे हैं। क्या बतलाता है? क्या बतलाता है दोस्तों? यह साफ तौर पर प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत कमजोर होती जा रही है, उनका ब्रांड पूरी तरह से धराशायी होता जा रहा है। तो यह तो हो गया एक मुद्दा दोस्तों, अब हम बात करना चाहते हैं टेलीग्राफ की इस खबर का। टेलीग्राफ की खबर यह क्या कहती है, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द मैन हु क्राइड वुल्फ। अंग्रेजी के इस जुमले का, इस प्रोवर्ब का अगर मैं हिंदी में तर्जुमा करूं तो यह कुछ इस तरह से होगा। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक लड़के की कहानी, जो बार बार गांव में चिल्लाता हुआ जाता था और कहता था, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले पहली बार डर गए, दूसरी बार डर गए, तीसरी बार डर गए, मगर चौथी बार सोचने लगे, अरे ये तो हर बार झूठ बोलता है, हर बार ये भेड़िए के नाम पर रोना रोता है, हम इसकी बात नहीं मानते। चौथी बार भेड़िया वाकई में आता है और उस लड़के को उठा के ले जाता है। टेलीग्राफ की यह खबर बता रही है कि प्रधानमंत्री इसी तरह से अपने आंसुओं का इस्तेमाल करते हैं पूरे संवाद को अपनी तरफ घेरने के लिए। और उसके लिए दोस्तों, मैं आपको प्रमाण देना चाहूंगा जो बात टेलीग्राफ कर रहा है। जब भी प्रधानमंत्री किसी मुश्किल में होते हैं, वो रोने लगते हैं। मसलन कोरोना की दूसरी लहर में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की कमी, देर से वैक्सीन मंगाए जाने, इन दोनों मुद्दों पर दोष भाजपा सरकार का था, इसे संबोधित नहीं किया, देश की जनता के सामने आंसू बहा दिए। इसकी एक झलक देखिए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। फेसबुक के मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, मार्क जकरबर्ग उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू निकल जाते हैं। और इसी तरह से इन्होंने आंसुओं का इस्तेमाल किया। देखिए, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। अब जब हम छोटे थे
तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। नोटबंदी जैसा दंश देश के सिर पर मारा जाता है, धंधे बर्बाद हो जाते हैं, लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं, सड़कों पर खड़े खड़े 150 लोगों की मौत हो जाती है, बैंकों के सामने लाइन में खड़े खड़े 150 लोगों की मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आके रोने लगते हैं। देखिए इसकी एक झलक। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने और भी कई मिसाल दी हैं। आइए उसकी और झलक देखिए, प्रधानमंत्री किस तरह से रोने लगते हैं। टेलीग्राफ यही कह रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इन आंसुओं का इस्तेमाल करते हैं अपनी तरफ जनता की सोच को मोड़ने के लिए। और कुछ दिनों पहले यही कहा जा रहा था कि देखिए कोरोना की दूसरी लहर आई, प्रधानमंत्री अभी आते ही होंगे और उनकी आंखों में आंसू होंगे। यही नहीं, पेगासस जासूसी मामला, मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। खबर देखिए, इस्राएल के डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं फ्रांस, वहां पर वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पेगासस जो तकनीक है उसके जरिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फोन को भी हैक किया गया, उनके फोन की भी जासूसी करने का प्रयास किया गया। मैं ये खबर आपको क्यों बतला रहा हूं? मैं ये खबर आपको इसलिए बतला रहा हूं कि इस्राएल को डर लग रहा है कि कहीं फ्रांस के साथ हमारे संबंध खराब नहीं हो जाएं, इसलिए उनके डिफेंस मिनिस्टर वहां पहुंच गए हैं। यही नहीं, मेक्सिको ने उसके जांच के आदेश दे दिए हैं, अल्जीरिया ने उसके जांच के आदेश दे दिए हैं, इस्राएल ने इस पर क्राइसिस ग्रुप बना लिया है। मगर भारत के अंदर मुख्य जो विपक्षी नेता है राहुल गांधी की जासूसी हो रही है, प्रशांत किशोर की जासूसी हो रही है, 40 पत्रकारों की जासूसी हो रही है, जजेस की जासूसी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने खासम खास अनिल अंबानी की जासूसी हो रही है, राकेश अस्थाना जो इस वक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे उनकी भी जासूसी, उनके भी फोन को हैक करने का प्रयास किया गया। मगर भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दुनिया भर में इस तरह से खराब हो रही है कि देखिए ये लोग किस तरह से विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, और तमाम देश इसकी जांच करा रहे हैं, मगर भारत नहीं करा रहा। भारत क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, उसके लिए आपको इन तीन चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद, मीनाक्षी लेखी और अमित शाह। मीनाक्षी लेखी क्या कह रही हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया। सरासर गलत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अगले ही दिन बयान जारी किया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है। पेगासस में जिन फोन नंबर्स को निशाने पर लगाया गया था या जिन फोन्स को हैक किया गया था, हम उस खबर के साथ हैं, यानी कि बीजेपी झूठ बोल रही है। फिर देखिए रविशंकर प्रसाद क्या बयान देते हैं। रविशंकर प्रसाद यह बयान देते हैं कि अगर 40 मुल्क पेगासस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिर्फ भारत को क्यों टारगेट कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी कुछ और कहती हैं, रविशंकर प्रसाद कुछ और कहते हैं। अरे रविशंकर जी, अगर 40 लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या 40 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें से कई उस मामले की जांच के आदेश भी दे रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं बताइए। और तीसरा शख्स आपके सामने अमित शाह। अमित शाह ने क्या बयान दिया कि ये जो पेगासस का मामला है ये दरअसल
उन लोगों की रिपोर्ट है जो देश में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों के कहने पर जो भारत की तरक्की में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। गतिरोध, व्यवधान, पूरी दुनिया यह देख रही है दोस्तों, और इसी के चलते पेगासस जासूसी मामले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि पूरी तरह से धराशायी कर दी है। अब बात करते हैं हम कोरोना की दूसरी लहर की। लाखों लोग मर गए। दुनिया देख रही थी कि मोदी सरकार इस पर जवाबदेही बनाने के बावजूद मुद्दों से बच रही थी। दुनिया देख रही थी कि इस पर जवाबदेही बनाने के बावजूद मीडिया जो कि इन मुद्दों को उठा रहा था, उससे टारगेट किया जा रहा था। दुनिया देख रही थी कि मोदी सरकार ने कई देशों को वैक्सीन देने का वादा किया था, कमिटमेंट किया था, मगर उस कमिटमेंट से पलट गया भारत। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर वैक्सीन की कमी हो गई थी, यानी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। अब इससे किसको नुकसान हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान हुआ। यही तो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने गुल्लू और कालुओं के जरिए, गुल्लू और कालू यानी कि इनका पालतू मीडिया आजकल ये शब्द है पालतू मीडिया के लिए, जितनी भी कोशिश कर ले, मगर मैंने अब तक आपको बताया अपने इस कार्यक्रम में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री, अपने नेता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कितना नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात बात पर रो दिया करते थे, उनके अपने आंसू अब काम नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम में आपको यह बता रहा हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड धराशायी हो रहा है, उनकी छवि धूमिल हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है इस छवि को बरकरार रखना। क्योंकि अब तक क्या कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, हम घर में घुस के मारते हैं। अब तो क्या हो रहा है कि घर के अंदर दो राज्य आपस में भिड़ गए हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि किसी दिन एक राज्य दूसरे राज्य में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। और खबर जो है वो बहुत ही गंभीर करने वाली है और इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। India patrol Depsang till months before LAC standoff. The patrolling limits are decided by the China Study Group and Indian troops are not mandated to go beyond them. ये खबर क्या कहती है दोस्तों? इसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद करूं तो ये खबर ये कहती है कि डेप्सांग में ऐसे कई इलाके थे जहां हम पेट्रोल कर पा रहे थे 2020 तक, जहां हम गश्त लगा पा रहे थे 2020 तक, मगर जैसे ही LAC में टकराव हुआ जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसके बाद से हमारी सेना डेप्सांग जा ही नहीं पा रही है। इतनी बड़ी खबर मीडिया इसे पूरी तरह से दबा गया। सबसे दुख की बात यह थी दोस्तों कि जब हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, उससे पहले प्रधानमंत्री के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया कि ना चीन आया है, ना उसने कोई कब्जा किया है। यह अपने आप में बतला रहा है कि चीन किस तरह से इस मुद्दे पर भारत पर हावी हो गया। हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने को तैयार नहीं थे। अब आपको मैं अमर उजाला की खबर बताता हूं। लद्दाख, डेप्सांग पर कोई बात नहीं करना चाहता चीन, सही वक्त के इंतजार में भारत। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। लद्दाख में चीन के सैनिक भारतीय कब्जे वाले डेप्सांग में तैनात हैं और यहां से चीन अपनी फौज को पीछे ले जाने के लिए भारत के साथ अभी किसी बातचीत का इच्छुक नहीं है। यानी कि उन्होंने भारतीय कब्जे वाले डेप्सांग पर वो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी सेनाएं लगाई हुई हैं और अब चीन उस पर बात भी नहीं करना चाहता है। यह क्या बतला रहा है दोस्तों? ऐसा तो 2013 में भी नहीं हुआ था ना। कम से कम चीन को बातचीत की मेज पर लाकर इस पर चर्चा तो की जाती थी। अब इस पर बात ही नहीं हो रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? दोस्तों, यहां बेबाक में जो हम आपके सामने बात रखते हैं ना, वो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होती है। और आज मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा? मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड कमजोर हो रहा है, मगर जब तक विपक्ष उसका सामना नहीं करेगा तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। और इसके लिए मैं इन 3 चेहरों को आपके सामने दिखाना चाहता हूं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव।
ममता बनर्जी और राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती देंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए इसमें दो राय नहीं है। अखिलेश यादव का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं वो एक कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है उत्तर प्रदेश के चुनाव, तो मान के चलिए दोस्तों उसके बाद से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मगर अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर बीजेपी को 2024 में हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो इसके बाद मौका किसे मिलता है? ममता बनर्जी और राहुल गांधी के लिए। यह तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी के सामने प्रधानमंत्री को नमस्ते कर रही हैं और प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से सिर झुका लिया है, मानो कह रहे हो कि दीदी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपसे कोई पंगा नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री का यह सिर झुकाना कई मायनों में दोहरे मापदंड है। इस तस्वीर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर झुकाने की बात कर रहे हैं, मगर आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था ममता बनर्जी के खिलाफ। याद है या भूल गए? देख लीजिए। दीदी, ओ दीदी, देखिए। ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही हैं। यही नहीं, राहुल गांधी भी पेगासस के मुद्दे पर, पेगासस के जासूसी वाले कांड पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि विपक्ष भी लामबंद हो गया है। विपक्ष भी बहुत ही रणनीति को, स्ट्रैटेजिकली इस वक्त भाजपा सरकार को टारगेट कर रहा है और यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। मगर क्या विपक्ष आने वाले दिनों में इसी तरह से मजबूती से काम करेगा? यह ऐसा तो नहीं है कि बाद में यू टर्न ले लेगा, या ऐसा तो नहीं है कि 2022 में अगर अखिलेश यादव हार गए तो फिर भाजपा पीछे हट जाएगा। यह गौर करना पड़ेगा दोस्तों हमें। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।